हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो क्लास सेवन्थ रहेगी। क्लास सेवन्थ के जितने भी कंप्यूटर साइंस के बुक के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आज क्लास में मिलेंगे। अपनी अब दो क्लास बची है, एक तो एट्थ क्लास बची है और एक ट्वेल्थ क्लास बची है। वो भी क्लासेज आपको अगले 2 दिनों में पूरी की पूरी क्लास मिल जाएगी। उसके बाद यदि मेरे को लगेगा कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कंप्यूटर के, वो भी आपको कवर कराया जाए। और बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि सर मैराथन क्लास स्टार्ट करो। तो जो मैराथन क्लास होगी वो भी आपको दो तीन कम से कम 2 मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आए आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। ये जो भी इंटरनेट का टॉपिक है वो 6, 7, 8, 9, 10 सारे क्लासेज में है। तो उनके जितने भी क्वेश्चन इंटरनेट के बनने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। उसी तरीके से जो सिक्योरिटी का है चैप्टर, लगभग हर क्लास में है, तो सिक्योरिटी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको एक मैराथन में मिल जाएंगे। इस प्रकार से अपन डिजाइन करेंगे कि सारे टॉपिक के क्वेश्चन हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह ही मिल जाए। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आंसर दे रहा है। ठीक है, आपको ये ना खुद का एनालिसिस करना है कि आपको ये आंसर आता है या नहीं आता। देखो पहला सवाल, डेसिमल नंबर में डेसी का क्या अर्थ होता है। डेसिमल नंबर में डेसी का क्या अर्थ होता है। डेसिमल नंबर में डेसी का क्या अर्थ होता है, 10 होता है। देखो, जो कंप्यूटर में है 4 तरह की संख्या प्रणालियों का यूज करते हैं। कितने तरह की, 4 तरह की। देखो, पहली पहली को अपन बोलते हैं बाइनरी संख्या प्रणाली। कौन सी, बाइनरी संख्या प्रणाली। दूसरी होती है अपने पास ऑक्टल संख्या प्रणाली। तीसरी है अपने पास डेसिमल, डेसिमल को दशमलव भी बोला जाता है। जो चौथी संख्या प्रणाली है वो है हेक्साडेसिमल। 4 तरह की संख्या प्रणालियां होगी। अब देखो, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार आधार कितना रहता है, इसका 2। डेसिमल का आधार कितना रहता है, 8। दशमलव का या फिर सॉरी ऑक्टल का 8 रहता है। डेसिमल का 10 रहता है और हेक्साडेसिमल का कितना रहेगा, 16। आधार से ये मतलब है, यदि बाइनरी का आधार 2 है, इसका ये मतलब है कि बाइनरी में कुल अंक कितने होंगे, 2 अंक होंगे। कौन कौन से होंगे, 0 और 1। ऑक्टल का आधार 8 है, इसका ये मतलब है कि इसमें कुल अंक कितने होंगे, 8। कौन कौन से होंगे, 0 से लगा के 7 अंक। 2 से लगा के 7, कुल 8 अंक होंगे। जो डेसिमल है ना, उसमें कुल अंक आधार कितना रहता है, 10। डेसिमल संख्या पद्धति वो है जिसको अपन यूज करते हैं ना, जैसे अपन संख्या या फिर गणित में जो भी चीज लिखते हैं वो किस में है, डेसिमल संख्या पद्धति में आती है। आधार 10 है तो कुल अंक 10 होंगे। कौन कौन से होंगे, 0 से 1 लगा के 9 तक। उसके बाद में देखो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का आधार 16 है, कुल अंक कितने होंगे, 16। कौन कौन से, 0, 1, 9। ये तो कुल 10 अंक होंगे। उसके बाद में 10 नहीं लिखा जाता, 10 की जगह क्या लिखा जाता है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब देखो, ए किसकी जगह लिखा है मैंने, 10 की जगह लिखा है। बी का मतलब है 11, 12, 13। ये भी परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं कि बाइनरी का आधार कितना रहता है या फिर ऑक्टल का आधार कितना रहता है। और फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा डेसिमल में है या फिर कौन सा हेक्साडेसिमल में नंबर है। अब देखो इन चारों संख्या पद्धति में नंबर को कैसे लिखा जाता है। मान लो मेरे को 100 लिखना है, तो उसके बाद में मेरे को बाहर आधार लगाना पड़ेगा। मान लो मैंने लिखा है आधार 2, इसका मतलब ये किस में लिखा गया है, ये 100 किस में लिखा गया है, बाइनरी में लिखा है। मान लो मैंने लिखा है 100 और आधार लगा दिया 8, इसका मतलब ये किस में लिखा गया है, ये ऑक्टल में लिखा गया है। इसी तरीके से यदि 10 लगा दूं तो ये किस में होगा, डेसिमल में। 16 लगा दूं तो किस में होगा, हेक्साडेसिमल। जो कोष्टक के बाहर नीचे की तरफ संख्या रहती है उससे अपन पहचानते हैं कि ये कौन सी संख्या पद्धति में लिखा गया अक्षर है। अगला सवाल, बिट संबंधित है, बताओ। देखिए बिट किससे संबंधित है, देखो बिट किससे संबंधित है, बाइनरी। बाइनरी एक संख्या प्रणाली होती है जिसमें कितने अंक होते हैं, 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। और प्रत्येक को क्या बोला जाता है, बिट बोला जाता है ना। बिट मेमोरी में एक जगह होती है, एक छोटा डब्बा जिसमें या तो 0 बैठ सकता है या फिर 1 बैठ सकता है। इसे क्या बोला जाता है, बिट बोला। मान लो ऐसे ही मैं 4 डब्बे एक साथ ले लूं, 4 डब्बे एक साथ ले लूं तो कितनी बिट होगी, 4 बिट होगी। और 4 बिट को क्या बोला जाता है, निबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 4 बिट को। उसी तरीके से यदि मैं 8 बॉक्स एक साथ ले लूं, 8 बॉक्स एक साथ ले लूं, उसे क्या बोला जाता है, बाइट बोला जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बिट। बिट से बड़ा होता है निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट। देखो, निबल में कितने बिट होंगे, 4 बिट होंगे। और बाइट में कितने बिट होंगे, 8 बिट। आपको याद रखना है। अगला सवाल, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बताओ। देखिए कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, ये तो बहुत आसान सवाल है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है इनमें से, बाइनरी भाषा। कौन सी भाषा, बाइनरी भाषा। अगला सवाल, दस्तावेज के बैकग्राउंड, दस्तावेज के बैकग्राउंड पर रंग सुनियोजित करने के लिए हम कौन से टूल का उपयोग करते हैं।
जैसे इसका जो बैकग्राउंड है मैंने यहाँ पे व्हाइट कर रखा है, तो आपको ये बताना है कि किस टूल का अपन उपयोग करते हैं बैकग्राउंड के रंग को चेंज करने के लिए। कौन से को करते हैं? पेज स्टाइल को करते हैं। किसको करते हैं? पेज स्टाइल को। ये आपको याद रखना है। बैकग्राउंड का कलर किस में चेंज होगा? पेज स्टाइल से चेंज होगा। अगला सवाल, निम्न में से लेआउट टैब का टूल है। कौन सा लेआउट टैब का टूल है? देखो, लेआउट का मतलब होता है नक्शा। लेआउट का मतलब क्या होता है? नक्शा। आपको ये बताना है कि लेआउट टैब का टूल कौन सा है। देखो, लेआउट टूल का कौन सा है? पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का ये मतलब होता है जो ये आपका पेज रहता है, तो इसकी बाहर की रहते हैं ना ये लाइन, इसे बॉर्डर बोला जाता है। इसको आप सेट कर सकते हो कम या ज्यादा अपने हिसाब से, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? पेज बॉर्डर। अगला सवाल, किसी भी दस्तावेज में कंटेंट के पीछे जो मोहर होती है ना, कंटेंट के पीछे मोहर की तरह उपयोग किया जाता है। किसे उपयोग किया जाता है बताओ? देखिए, दस्तावेज में कंटेंट के पीछे मोहर, मोहर मतलब ऐसे छाप की टाइप की रहती है, फिर एक मोहर रहती है, इसका उपयोग किया जाता है। उसके लिए अपन वाटर मार्क का उपयोग करते हैं। इसके लिए करते हैं वाटर मार्क का। अब देखो, फोंट, फोंट का मतलब होता है, अपन अक्षर की शैली की बात कर रहे हैं। अक्षर की शैली, कि अक्षर की शैली किसी होगी, बहुत तरह की शैलियां होती है, और अपन इसमें अक्षर का अपन साइज भी ऊपर नीचे या फिर चेंज कर सकते हैं ना। थीम का मतलब होता है कि किस तरीके से, जैसे थीम अपने मोबाइल में भी अपन थीम चेंज करते हैं, तो थीम चेंज करने से क्या होगा, जो भी अपना कीपैड है, कीपैड का कलर है वो चेंज हो जाएगा, पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे थीम का यूज है। देखो, ये मैंने वाटर मार्क लगा रखा है। ये देखो, वाटर मार्क आपको ऐसे दिखेगा ना, ये हल्का दिखेगा, लाइट कलर में दिखेगा। और दूसरी चीज, इसको लगाते क्यों, वाटरमार्क का क्यों उपयोग किया जाता है? दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए या फिर अपना स्वामित्व बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हर पेज में पीछे की तरफ आएगा यदि मैंने वाटरमार्क लगाया तो। अगला सवाल, टेक्स्ट या पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध टैब कौन सा है? आपको ये बताना है। टेक्स्ट और पैराग्राफ को व्यवस्थित करना है आपको ना, उसके लिए इसमें से कौन से टैब का उपयोग करके इसको व्यवस्थित कर सकते हो? तो सही आंसर हो गया लेआउट। लेआउट का मतलब ही क्या होता है? नक्शा होता है। इंसर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज आप इंसर्ट करना हो, मतलब जोड़ना चाहते हो। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना चाहते हो, चाहे आप फोटो इंसर्ट करो, चाहे वीडियो इंसर्ट करो, या फिर टेबल इंसर्ट करो ना। टेबल का एक अलग ही ऑप्शन आता है जिसमें आपको टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि टेबल का नाम क्या है, टेबल में कितनी पंक्तियां होगी, या फिर टेबल में कितने कॉलम होंगे। और ये फाइल फाइल तो एक अलग ही ऑप्शन होता है। अगला सवाल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की वह की, आपको ये बताना कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की कौन सी की है जो कि स्लाइड शो, जो कि स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने में प्रयोग होती है। बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? पहले तो ये देखो, स्लाइड शो किसे बोला जाता है? प्रेजेंटेशन में जितनी भी पेज होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है। मान लो स्लाइड शो का ये मतलब है कि आपने शुरू से पेज को देखना स्टार्ट करो ना, ऐसा पूरा बड़ी स्क्रीन पे आ जाएगा। स्लाइड शो का मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पे वो स्लाइड आ जाएगी और फिर वन बाय वन वो आगे बढ़ती जाएगी। उसे क्या बोला जाता है? स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए शुरू करने के लिए अपन कौन सी की का उपयोग करते हैं? F5 का उपयोग करते हैं। कौन सा? F5। जैसे ही आपने F5 का उपयोग किया, तो शुरू कहां से होगा? शुरू होगा कौन से पेज से? पहले पेज से। जो भी आपका पहला पेज है या फिर पहली स्लाइड से शुरू। मान लो आपकी करंट पेज है, मान लो अभी अपनी स्लाइड है 12 नंबर की स्लाइड, मेरे को 12 नंबर की स्लाइड से स्लाइड शो चालू करना है, फिर स्लाइडें देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा? शिफ्ट प्लस F5। ऐसे बोलते हैं करंट पेज। ठीक है, मान लो आपको स्लाइड शो को बंद करना है, तो उसके लिए आपको एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। एस्केप बटन ये किसके काम आता है? स्लाइड को बंद करने के लिए, स्लाइड शो को बंद करने के लिए। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आपको स्लाइड शो चालू करना है और आप चाहते हो कि स्लाइड है वो आपका पहली स्लाइड से स्लाइड शो चालू हो, तो आपको कौन सा बटन दबाना है? F5। यदि आप चाहते हो कि जो आपकी अभी प्रेजेंट स्लाइड है, मतलब जो अभी खुली हुई स्लाइड है, उससे आप स्लाइड शो चालू करना चाहते हो, तो शिफ्ट के साथ F5 दबा दो। आप कहीं पे भी स्लाइड शो को बंद करना चाहते हो तो एस्केप बटन दबा। मान लो अभी 10वीं स्लाइड खुली हुई है और आप 20वीं स्लाइड पे जाना चाहते हो, उसका क्या ऑप्शन है? उसका ही सीधा सा ऑप्शन है कि आपको 20 दबाना है और उसके बाद में एंटर करना है। जैसे 20 दबा के एंटर करोगे, 20वीं स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की स्लाइड को बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, आपको ये बताना है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की स्लाइड होता है, उसका बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? बाय डिफॉल्ट उसका ओरिएंटेशन क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन खोला, तो प्रेजेंटेशन खोलने के बाद स्लाइड आपको कौन से ओरिएंटेशन में मिलेगी, ये आपको आंसर देना। तो सही आंसर हो गया लैंडस्केप। देखो, दो ही तरह के अपने ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब ये होता है ऐसा, है ना। दूसरा होता है अपने पास पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन? पोर्ट्रेट बोलते हैं। अगला सवाल, स्प्रेडशीट में कक्षा के विद्यार्थियों की
स्प्रेडशीट में कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को क्या निकालना है, आपको औसत ज्ञात करना है। इसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे, औसत ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला उपयोग में कौन सा लेते हैं वो बताना है। औसत ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, एवरेज फॉर्मूला यूज में। देखो बाकी के ऑप्शन यहाँ पे लिखा है मैक्स, मैक्स का मतलब होता है अधिकतम, मैक्स का मतलब क्या होता है अधिकतम, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा रहेगा तो 12 आ जाएगा। दूसरा मिन, मिन का मतलब होता है न्यूनतम, जो सबसे छोटा है उसकी बात कर रहे हैं। फिर सम का मतलब क्या होता है, जैसे एक्सेल शीट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं। यदि आपको औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एवरेज। दूसरी चीज, कोई भी आप फॉर्मूले को यूज करोगे तो सबसे पहले क्या लगाओगे, बराबर। जैसे मेरे को मैक्स यूज करना है, पहले क्या लगाऊंगा, बराबर। उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, इसी तरीके से मान लो मेरे को सम निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, बराबर, फिर क्या लिखूंगा। हर फॉर्मूला एक्सेल शीट में बराबर से स्टार्ट होता है, बराबर लिखने के बाद ही फॉर्मूला लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट की जाती है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट, जो आज की डेट है, वो इंसर्ट की जाती है, जो भी करंट डेट है वो इंसर्ट की जाती है। इसका सही आंसर होगा टुडे, होगा टुडे। जैसे आपने टुडे फंक्शन लगा दिया तो ये क्या करेगा, तो आज की तारीख है ना, आज की तारीख वहां पे आ जाए। देखो दूसरा फंक्शन है नाउ, ये क्या करता है, ये आपको डेट और टाइम दोनों बताता है, डेट प्लस टाइम। मान लो एग्जाम में सवाल आ जाए कि आपको डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करने हैं, तो कौन से फंक्शन को यूज करोगे, उस समय आपको नाउ फंक्शन को यूज करोगे। डेटा तरह का कोई फंक्शन होता ही नहीं है, ना भी टीम तरह का कोई फंक्शन होता है। टुडे का यूज होता है आज की तारीख के लिए, और नाउ का यूज होता है डेट और टाइम दोनों बताने के लिए। अगला सवाल, स्प्रेडशीट में गणना, स्प्रेडशीट में गणना कैलकुलेशन करने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है, बताओ। इसका गणना का मतलब क्या है, जैसे गणना जोड़ बाकी कर सकते हो ना, जोड़ बाकी आप गुणा कर, या फिर भाग कर सकते हो, या फिर परसेंटेज निकाल सकते हो, किसी भी तरह की गणना कर सकते हो ना। इनमें से आपको गणना करनी है तो इनमें से किसका यूज होता है, गणना करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसलिए फॉर्मूला का यूज करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल शीट में दिए हुए रहते हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हो, या फिर आपको नया फॉर्मूला बनाना है तो आप नया फॉर्मूला भी उसमें बना सकते हो। अगला सवाल, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में सभी फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होते हैं, किस चिन्ह से शुरू होते हैं, अभी बताया था किस चिन्ह से शुरू होते हैं, बराबर से। आपको सब निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, सब बराबर, फिर से मीन निकालना है तो बराबर क्या लिखना पड़ेगा, हर फॉर्मूले के पहले आपको बराबर लगाना पड़ेगा। अगला सवाल, वह करेक्टर जो सिंगल लाइन कमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, ये पाइथन का सवाल है ना, आप यहाँ लिख सकते पाइथन में किस करेक्टर का उपयोग सिंगल लाइन कमेंट के लिए किया जाता है, उसका आंसर है डैश का उपयोग है। अब देखो कमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग भी करते होंगे ना, किसी पे कमेंट करते होंगे ना। कमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, मान लो ये एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ ना, छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मेरे को आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो मेरे को क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, और क्या चाहिए, चौड़ाई, फिर क्षेत्रफल निकालना है, तो आसान है, वही को किससे गुणा कर दो, चौड़ाई से गुणा। अब देखो मैंने प्रोग्राम में ऐसा लिखा है, ए बराबर मैंने ले लिया 10, बी बराबर लिया मैंने 5, फिर मैंने सी बराबर लिया ए गुणा बी, और फिर मैंने यहाँ प्रिंट, जो भी सी का रिजल्ट आएगा वो मेरे आउटपुट में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट किया, कमेंट करने का ये मतलब है, अगला कोई भी नया आदमी जब इस प्रोग्राम को यूज करेगा, या फिर हो सकता है कि 10 दिनों या फिर 20 दिनों के बाद में इसको प्रोग्राम को काम मिलूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये किस लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे कमेंट में मैंने ये लिख दिया कि ए बराबर मैंने क्या लिया, यहाँ पे लंबाई ली है, बी बराबर क्या लिया मैंने, चौड़ाई ली है, इसी तरीके से मैंने सी बराबर क्या लिया है यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम को समझने के लिए अपन बहुत सारी लाइनों को कमेंट कर देते हैं, या फिर अपने समझने के लिए, फिर दूसरा आदमी प्रोग्राम को समझ सके उसके लिए अपन बहुत सारी लाइनों के बाहर क्या लगा देते हैं, हैश लगा देते हैं। इससे क्या हो गया, ये लाइन पूरी कमेंट होगी, इस लाइन के कमेंट होने से क्या पड़ेगा कि आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोग्राम के रन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी कमेंट किया जाता है वो अपने समझने के हिसाब से किया जाता है। तो कमेंट के लिए कौन से सिंबल का यूज लेते हैं, ये, और ये भी कमेंट कौन सा है, सिंगल लाइन, मतलब एक ही लाइन में ये कमेंट है ना। मान लो मेरे को बहुत सारी लाइनों को कमेंट करना है, बहुत सारी लाइनों को कमेंट करने के लिए आप 3 बार डबल कोमा से स्टार्ट कर दो और लास्ट में 3 बार डबल कोमा, एक तो ये ऑप्शन है, या फिर 3 बार आप सिंगल कोमा भी लगा सकते हो स्टार्ट में और लास्ट में क्या लगा दो, ये है मल्टीपल लाइन, या फिर एक से ज्यादा लाइनों को कमेंट करना है तो अपन इसका यूज करते हैं, और एक लाइन के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अगला सवाल, पाइथन में फंक्शन, पाइथन में फंक्शन के लिए प्रयोग किया जाने वाला कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड का अपन उपयोग करते हैं फंक्शन बनाने में, बताओ देखें। तो सही आंसर हो गया डेफ। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे शादी का फंक्शन है, सगाई का फंक्शन है,
ये विदाई का फंक्शन है, या फिर 15 अगस्त का फंक्शन है। हर फंक्शन जैसे ही मैंने बोला तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि इस फंक्शन में ऐसा कुछ होता होगा। उसी तरीके से पाइथन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, कुछ फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं या फिर कुछ फंक्शन अपन खुद से बनाते हैं। मान लो कोई भी आप नया फंक्शन बना रहे हो तो सबसे पहले उसके आगे क्या लिखोगे, डेफ लिखोगे। जैसे मैं कोई भी फंक्शन बना रहा हूँ, शादी का फंक्शन बना रहा हूँ, पहले क्या लिखूंगा, डेफ, उसके बाद में मैंने क्या लिख दिया, शादी। इसका मतलब एक नया फंक्शन बन गया जिस फंक्शन का नाम क्या है, शादी। तो हर फंक्शन से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेफ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डेफ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि पाइथन से सवाल आया तो ये वाला सवाल आपको मिलने के पूरे चांस है। अगला सेम ही सवाल है, कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए, कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए पाइथन भाषा में उपयोग किया जाता है। फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड उपयोग में किया जाता है, डेफ। अगला सवाल, पाइथन में लूप कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। पाइथन में लूप कितने प्रकार के होते हैं। पाइथन में लूप है 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो लूप किसे बोलते हैं ना, मान लो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये ग्राउंड का सर्किल है ना, ये ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है, और मैं इसको बोलूँ कि मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, तुम्हें ग्राउंड का एक चक्कर लगाना है। जैसे ही मैंने बच्चे को 10 रुपए दिए, बच्चा क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और फिर वापस यहाँ पे पहुंचेगा। मैंने फिर बोला मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, एक ग्राउंड का और चक्कर लगा। ये होता है लूप। जो पाइथन भाषा में लूप होता है, इसमें ये जो 10 रुपए दे रहा हूँ इसे बोली जाती है शर्त। क्या बोली जाती है, शर्त। यदि कोई भी शर्त को पूरा करता है, शर्त को पूरा करने के बाद ये पूरा का पूरे काम होंगे, जो इस लूप में है पूरे के पूरे काम होंगे। अगली बार बच्चा आया और मैंने उसको 10 रुपए नहीं दिए, जैसे 10 रुपए नहीं दिए, ये वाला काम बच्चा नहीं करेगा और लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लूप का ये मतलब हुआ कि हर लूप में क्या रहती है, शर्त रहती है सबसे पहले। यदि आप वो शर्त पूरी करते हो, शर्त पूरी करने के बाद उस लूप में जितने भी कार्य होंगे सारे के सारे कार्य होंगे। फिर आपको शर्त पूछी जाएगी, यदि शर्त आपकी सही है, शर्त से वो सेटिस्फाई है, फिर वो लूप में जितने भी रहेंगे सारे के सारे कार्य करेगा। इसका मतलब होता है लूप। और लूप 2 तरह के यूज में लेते हैं अपन, एक होता है फोर लूप और दूसरा होता है वाइल लूप। तब पूछने के चांस नहीं है, फिर भी आप याद रखना, एक फोर लूप होता है और एक वाइल लूप। लूप का मतलब आया समझ में। एक बार इसने यहां से स्टार्ट कर दिया, यदि शर्त उसको सही मिली तो बीच में कहीं नहीं रुकेगा, पूरा का पूरा लूप क्या करेगा, वो पूरा करेगा। आ गया समझ में। अगला सवाल, इंटरनेट एक नेटवर्क है, बताओ। देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है। इंटरनेट एक नेटवर्क है, बताना आपको। देखो इंटरनेट किस तरह का है, वेन। वेन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। सबसे छोटा कौन होता है, पेन। सबसे छोटा होता है। यदि मैं बात करूं सबसे छोटा कौन सा है, पेन। पेन से बड़ा कौन सा होता है, लेन। लेन से बड़ा कौन सा होता है, पेन से बड़ा कौन सा होता है, ये आपको याद रखना का। ठीक है, उसके बाद में देखो, इंटरनेट को इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी बोलते हैं। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी बोला जाता है। अगली चीज, जो इंटरनेट है वो कैसे कार्य करता है, वो क्लाइंट सर्वर पर कार्य करता है ये ना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको याद रखना है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है। अब देखो क्लाइंट किसे बोलते हैं और सर्वर किसे बोलते हैं, है ना। जैसे अपन इंटरनेट को जो यूज में ले रहे हैं, जो इंटरनेट को उपयोग में ले रहा है, उन्हें क्या बोला जाता है, क्लाइंट। और सर्वर क्या रहता है, जहां पे डेटा पड़ा रहता है, जहां पे वो कंप्यूटर या फिर वो सर्वर, जहां वो मशीन जहां पे बहुत सारा डेटा पड़ा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्वर। जो इंटरनेट, इसमें क्या पड़ा रहेगा, डेटा पड़ा रहेगा, इसे क्या बोला जाएगा, सर्वर। जो इस डेटा को उपयोग में लेगा, काम में लेगा, उसे क्या बोला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट किस आर्किटेक्चर पर काम करता है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। अगला सवाल, विंडोज का डिफॉल्ट ब्राउजर, विंडोज का डिफॉल्ट ब्राउजर निम्न में से कौन सा होता है। विंडोज का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ये बताओ कि ब्राउजर की जरूरत क्यों है अपन को। मान लो आपको इंटरनेट पे रीड की वेबसाइट खोलनी है, तो कैसे वेबसाइट खोलोगे, सबसे पहले आप फोन में खोलोगे, फोन खोलोगे और फोन में कोई ना कोई आप ब्राउजर ओपन करोगे। हो सकता है आप गूगल क्रोम यूज में लेते हो, या हो सकता है आप ओपेरा यूज में लेते हो, बहुत सारे के पास ब्राउजर मिल जाएंगे। लेकिन जो विंडोज अपने साथ फ्री में जो देता है ब्राउजर, उसका नाम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखो ये भी सारे के सारे क्या हैं अपने पास, ब्राउजर के एग्जांपल है। गूगल, गूगल का कौन सा है, गूगल क्रोम है ना। मोजिला फायरफॉक्स है, और यहाँ पे एक ओपेरा, एक सफारी भी मिलता है आपको। अगला सवाल,
ये देखो इंटरनेट एक्सप्लोजर की ऐसे दिखेगा आपको, इसका आइकन है ये। अगला, दिशा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? ये आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, समझा रखा है। दिशा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है, उसकी तारीख बतानी है कब लॉन्च किया गया था। तो देखो दिशा पोर्टल लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी आता है, दिन ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब देखो कुछ जानकारी दिशा पोर्टल के बारे में। सबसे पहले दिशा पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। देखो इसमें का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। किन किन को उपलब्ध कराना? शिक्षकों को भी उपलब्ध करानी है, छात्रों को भी करानी है, और जो शैक्षिक प्रशासक हैं उनको भी शिक्षण सामग्री उपलब्ध करानी है। उसके बाद में कक्षा 1 से 12 तक की डिजिटल पाठ्य सामग्री इसमें उपलब्ध होगी। इसमें वीडियोस मिलेंगे आपको, पीडीएफ मिलेगी, क्यूज मिलेगी, वर्कबुक मिलेगी। उसके बाद में देखो सबसे खास चीज ये चारों चीजें। पहली चीज बहुभाषीय सामग्री, इसको कुल 38 भाषाओं में तैयार की गई ये सामग्री है। दूसरी चीज क्यूआर कोड आधारित, मतलब आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपको सही जगह पे आप पहुंचोगे। उसके बाद में स्थान आधारित, इसमें देखो स्थान आधारित का मतलब ये है कि मान लो अपन राजस्थान में है तो अपन ने वहाँ पे आपको मैप से अपनी लोकेशन देनी पड़ेगी। आप लोकेशन दोगे वो अपने आप आपको राजस्थान में जो भी पाठ्य पुस्तकें चलती है सारी की सारी आपको अवेलेबल होगी। मान लो कोई पंजाब का है जो इस ऐप को यूज करना चाहता है, उस लोकेशन के आधार पर उसको, जैसे पंजाब की रीजनल भाषा में पंजाबी भाषा की भी बुक रहेगी, उस स्टेट की जितनी भी बुक्स चलती है वहाँ पे सारी की सारी बुक्स उसमें मिल जाएगी। और फिर एक कक्षा आधारित अलग अलग कक्षाओं का अलग अलग पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। आपको याद रखना है दिशा ऐप के बारे में। उसके बाद में आपकी बुक में दो चीजें और दे रखी है। पहला है स्वयं पोर्टल। क्या नाम है? स्वयं पोर्टल। इसका पूरा नाम है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य है सभी को मुक्त और गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना। ये किसके लिए? कक्षा 9 से लेके पीजी तक के। पीजी का मतलब होता है मास्टर डिग्री, है ना। आप एमए कर रहे हो, एमए एक तरीके क्या है? मास्टर डिग्री। कोई एमएससी कर रहा है वो एक तरीके क्या है? मास्टर डिग्री, है ना। और ये इसका लिंक है, इस पे जाके आप कर सकते हो। देखो स्वयं पोर्टल की खास बात ये है कि स्वयं पोर्टल में कक्षा 9 से लगा के आपको पीजी तक के सारे कोर्स मिलेंगे। दूसरे सबसे अच्छी बात, जितने भी अपने इंडिया के जो टॉप एजुकेटर है ना, तो कोई बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो आईटीज में पढ़ाते हैं या फिर आईएम में पढ़ाते हैं, या फिर बहुत जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं जो प्रोफेसर जिसका विशेषज्ञ है, मतलब इस सब्जेक्ट के, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, वो लोग आपकी क्लासेस लेगी। इसमें देखो मैंने 2 कोर्स कर रखे हैं इससे। तो इसमें होता क्या है कि आपको इनरोल करना पड़ता है कोर्स के लिए। जैसे आपने इनरोल किया उसके बाद में आपको हर दिन एक क्लास मिलेगी ना, ये वीक में 6 क्लासेज मिलेगी। और हर 3-4 क्लास के बाद में आपको एक क्यूज मिलेगा, वो आपको क्यूज सोल्व करना पड़ेगा। कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। फिर उसका कुछ वीकली और मंथली टेस्ट भी होता है। मान लो आपने पूरा कोर्स पूरा कर लिया और अच्छे मार्क्स आ गए, उसका ये लोग सर्टिफिकेट भी। देखना इसमें बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, यदि आपको इंटरेस्ट हो कभी देखना इस एग्जाम के बाद। एक देखो यहाँ पे और दे रखा है पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या क्या है? इसका मोटिव है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे इसमें दिशा पोर्टल भी है, ये स्वयं पोर्टल भी है। उसके बाद में देखो बहुत सारे जो डीटीएच चैनल आते हैं अपने, जिनके पैसे नहीं लगते हैं, एक बार पैसे लगते हैं उनको डीटीएच चैनल बोला जाता है। उसमें बहुत सारे चैनल ऐसे आएंगे जिसमें इंटरनेट नहीं है, उनके पास भी टीवी आधारित वहाँ पे पड़े होंगे। टीवी के जो भी चैनल आप कभी देखना, डीटीएच यदि घर पे कनेक्शन है आपके, तो जो सबसे लास्ट के चैनल रहते हैं 15-20, उन चैनलों पे किसी ना किसी प्रकार का आपको कक्षा मिल जाएगी। हो सकता है आपको क्लास 10th की साइंस चल रही है कहीं पे, हो सकता है इंग्लिश का कोई चैप्टर चल रहा है, ठीक है, या फिर रेडियो के आधार पे या फिर पॉडकास्ट के आधार पर भी आपको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यह है पीएम ई विद्या। अगला सवाल, पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टेक का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ को शुरू करने के लिए इनमें से किस टेक का उपयोग किया जाता है? ये टेक आपके लिए अभी है ना थोड़ी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये HTML की बात हो रही है। बात हो रही है HTML भाषा के टेक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। इसलिए काम आती है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है वेब डिजाइन। ये आपको वेब डिजाइन करना सीखना है तो आपको कौन सी भाषा सीखनी है? HTML भाषा सीखनी है। HTML भाषा में लिखने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? टेक का इस्तेमाल। टेक का मतलब है कुछ भी लिखोगे आप ऐसे 2 ब्रैकेट के बीच में लिखो, ये क्या बोला जाता है? टेक बोला जाता है। तो सवाल यह है कि पैराग्राफ को यदि आपको शुरू करना है, इनमें से कौन से टेक का इस्तेमाल करेंगे? तो पैराग्राफ को शुरू करने के लिए आप कौन से इस्तेमाल करेंगे? टी का, है ना, ऐसे लगा के का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पे TR भी है ना, इसका मतलब है कि कोई भी टेबल में आप क्या करना चाहते हो?
टेबल में रो इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब पंक्ति जोड़ना चाहते हो ना। बी आर का मतलब होता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है लाइन को तोड़ना। यदि आपको बीच को लाइन से तोड़ना चाहते हो तो इस टेक का यूज करोगे, है ना। उसी तरीके से टी डी का मतलब है टेबल में कोई डेटा ना, मान लो टेबल में आप कोई डेटा डालना चाहते हो तो आपको बस इतना सा याद रखना है, पैराग्राफ के लिए कौन सा टेक यूज में होगा, पी वाला। अगला सवाल, निम्न में से एआई के प्रकार हैं, बताओ। देखिए निम्न में से कौन से एआई के प्रकार हैं, सारे के सारे हैं या फिर दो है, एक है या फिर तीन। एक क्लास 7th में पूछा गया सवाल है ना। एआई के कौन से प्रकार है, सारे के सारे। तीन प्रकार की एआई होती है ना। पहला देखो नेरो। नेरो नेरो का मतलब होता है संकीर्ण। नेरो का मतलब क्या होता है, संकीर्ण। इसका मतलब ये होगा जो नेरो एआई में सिर्फ एक ही प्रकार के काम होंगे या फिर एक ही सब्जेक्ट से संबंधित काम होंगे। जैसे इसमें वॉइस रिकॉग्निशन आता है, जो आप बोलते हो, जैसे सिरी हुआ, अलेक्सी हुआ, जो आप बोलते हो उसको वो कन्वर्ट कर देता है। तो उस नेरो एआई में क्या होंगे, एक ही प्रकार के काम किए जाएंगे। फिर दूसरा आता है सामान्य एआई। सामान्य एआई में क्या है कि विभिन्न प्रकार के काम होंगे, विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है और ये मानव की तरह है, जो अपनी तरह है वो काम कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया था ना, सोफिया, जो ह्यूमनॉइड बना था पहला, का नाम है सोफिया। तो सोफिया किसका एग्जाम्पल है, सामान्य एआई का है। फिर आते हैं सुपर एआई। सुपर एआई अभी आए नहीं है। सुपर एआई का मतलब है कि ये इंसान से ज्यादा बुद्धिमान होंगे और इंसान से ज्यादा सक्षम होंगे किसी न किसी काम को करने में। तो देखो सबसे पहला है नेरो एआई, जो एक विशेष काम कर सकता है। उसके बाद में सामान्य एआई, जो बहुत सारे काम कर सकता है। फिर है सुपर एआई, जो कि इंसान से ज्यादा सक्षम है और इंसान से ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो देखना एआई कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, आपको याद रखना है। अगला सवाल, एआई का विस्तारित रूप है। एआई का क्या रूप है, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द सबसे पहले किसने दिया था, पे आप वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले दिया था जॉन मेकार्थी ने। जॉन मेकार्थी ने 1956 में दिया था। जॉन मेकार्थी ने एक बुक निकाली थी नेटवर्किंग पे, उसमें सबसे पहले उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया था, ये शब्द उपयोग में लिया था। अगला सवाल, निम्न में से स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी आवाज पहचानने, कौन सा सॉफ्टवेयर है बताओ। देखिए गूगल असिस्टेंट, गूगल ड्राइव या फिर गूगल क्लास। तो सही आंसर होगा गूगल। देखो गूगल क्लास का क्या मतलब है, गूगल क्लास ऐसी होगी जैसे जिन बच्चों को या फिर जिन टीचर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना है, तो गूगल ने अपना एक अलग से सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम बना रखा है, उसका क्या नाम है, गूगल क्लास। और गूगल ड्राइव क्या है, एक तरह का क्लाउड है, तरह का क्लाउड है। मान लो गूगल ड्राइव में आपको बहुत सारे आपके पास फोटोज है, तो आप उनको सेव करना चाहते हो तो आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। आपके पास वीडियोज है या फिर जो बड़ी फाइल है उनको सेव करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, गूगल ड्राइव का यूज करते हैं। आपको कमेंट में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कुछ दो एग्जाम्पल और बता दें कि कौन कौन से हैं। जैसे एक तो एग्जाम्पल हो गया इसका गूगल असिस्टेंट, दो एग्जाम्पल और बताने। एक एग्जाम्पल है सीरी, दूसरा एग्जाम्पल है एलेक्सा। तो सीरी किस में यूज होता है, सीरी एप्पल के जितने भी फोन वगैरह आते हैं ना में सीरी है। और एलेक्सा किसने बनाया, अमेजन ने। अमेजन जो आप शॉपिंग वगैरह करते हो ना अमेजन से, तो अमेजन ने बनाया क्या है, एलेक्सा। अगला सवाल, ऑनलाइन सेवा में संवाद हेतु के लिए, संवाद हेतु उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, ऑनलाइन सेवा में संवाद हेतु का उपयोग किया जाता है, चैट बॉक्स का किया जाता है। अब देखो चैट बॉक्स सबसे पहली चीज, ये नेरो एआई के अंदर आता है। नेरो एआई के अंदर आता है मतलब ये एक ही प्रकार का काम कर सकता है, एक ही प्रकार का काम कर सकता है। और वो काम कौन सा है, संवाद। संवाद को क्या बोलते हैं अपन, बातचीत। तो बातचीत दो तरीके से कर सकता है, एक तो टेक्स्ट के रूप में यदि आपको मैसेज कर रहा है, या फिर आप दूसरी होती है वॉइस के रूप में, या फिर आवाज से आप बात कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है जहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनियां रहती है या फिर जो कस्टमर केयर की सर्विस रहती है किसी भी वेबसाइट की या फिर किसी भी कंपनी की, वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, चैट बॉक्स का यूज किया जाता है। आपको चैट बॉक्स के कोई दो एग्जाम्पल बताने, है ना। एक तो है चैट जीपीटी का यूज किया जाता है, और एक आपको कमेंट में करना है, दूसरा कौन सा है। अगला सवाल, यही सवाल है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये आज की 7th जो क्लास थी अपनी वो कंप्लीट हो गई है। आगे की क्लास में आपको 8th क्लास और 12th क्लास मिली।
हाँ, एक शिकायत ये थी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियोस देख रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को भी पता चले कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। दूसरी चीज़, आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ पैसे-वैसे देने पड़ हर कमेंट के। उसमें कंजूसी नहीं करना है, जैसे आपको क्लास लगी वो आपको अपना फीडबैक देना है, ऑनेस्ट फीडबैक, मतलब ईमानदारी से फीडबैक देना है। उसमें ये नहीं सोचना है कि मेरे को कैसा लगेगा या फिर बाकी को कैसा लगेगा। जैसा आपको लगेगा वो आपको वहाँ पे कमेंट के रूप में लिखना है कि क्लास अच्छी है, बुरी है, फिर आप इसमें ये इम्प्रूव कर सकते हो, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो सब्सक्राइबर नहीं है वो भी देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना? ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, आपको और अच्छा कंटेंट लेके मैं आऊँ। धन्यवाद।